हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम ट्रायंगल वाला टॉपिक कर रहे थे और ट्रायंगल वाले टॉपिक में मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है, सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। लेकिन क्योंकि अपने टॉपिक का नाम ही क्या है, ट्रायंगल, त्रिभुज, तो पहले हमें ट्रायंगल की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट क्लास में ट्रायंगल के बारे में बेसिक जानकारी देख ली थी कि उसमें ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनका क्लासिफिकेशंस है, वो सारी चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया। ठीक है, तो जब हमें ट्रायंगल के बारे में बेसिक जानकारी हो चुकी है, अब देखो अपने टॉपिक में क्या है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी है ना। तो इसका मतलब हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी वो किसकी होगी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अभी अभी जो हम बात करेंगे वो केवल कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, यानी स्पेशल रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल नहीं करेंगे। ठीक है, हम जनरली कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा बेटा, सर्वांग समता। सर्वांग समता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, देखो नाम से स्पष्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वांग समता। अब हिंदी में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, संधि विच्छेद। ठीक है, आप जस्ट सर्वांग समता का संधि विच्छेद करो। ठीक है, मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, जैसे इंग्लिश मीडियम में भी अगर बच्चे पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों आप भी देखो, कॉन्ग्रुएंसी को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, सर्वांग समता। अब आप हिंदी तो पढ़ते ही हो और हिंदी में सर्वांग समता, मैं जस्ट इसकी इमेज क्लियर करने के लिए, आपके माइंड में इसकी इमेज क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसे संधि विच्छेद करके और हिंदी से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप सर्वांग समता का संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, सर्व प्लस अंग प्लस समता। ठीक है, सर्व प्लस अंग प्लस समता। इसका मतलब अब देखो, अभी हम केवल सर्वांग समता की बात कर रहे हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात नहीं कर रहे। तो सर्वांग समता का अगर आप मीन देखोगे तो सर्व का मतलब क्या होता है, सभी, यानी ऑल। अंग का मतलब क्या होगा, अंग मतलब भाग। अंग का मतलब क्या हो जाएगा, भाग यानी हिस्सा। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो पार्ट। और समता यानी समान, और समान का मतलब इक्वल। जरा आप इन तीनों वर्ड को एक साथ मिला के देखना, सर्व प्लस अंग प्लस समता यानी सभी भाग समान, यानी ऑल पार्ट्स इक्वल। यानी आप कोई भी शेप आप इमेजिन कर लीजिए, कोई भी रैंडमली, चाहे आप क्यूब देख लीजिए, क्यूबॉइड देख लीजिए, स्क्वायर देख लीजिए, रेक्टेंगल देख लीजिए, सर्किल देख लीजिए, कुछ भी है ना, कुछ भी, चाहे कोई सा भी कर्व हो, आप क्लोज कर्व है ना, आप किसी भी शेप के बारे में सोचोगे तो अगर वो दो शेप कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो शेप कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं जस्ट एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखो मैंने क्या किया, देखो मेरे पास ये दो कॉइन है। ठीक है, ये दो कॉइन है और आप देख पा रहे हो कि दोनों ही जो कॉइन है वो कितने रुपए के हैं, 2 रुपए के। ठीक है, दोनों कॉइन 2 रुपए के हैं। अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि क्या ये सर्वांग सम है या नहीं है। आप देख पा रहे हो कॉइन का जो शेप है वो कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, ये कॉइन कैसे होंगे, सर्किल जैसे होंगे। तो अगर ये कॉइन कॉन्ग्रुएंट होंगे, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक कॉइन को दूसरे कॉइन के ऊपर रखा। ठीक है, और जैसे ही ये मैंने रखा, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको पीछे वाला जो कॉइन है, यानी ये जो पीछे जो कॉइन है, ये कॉइन आपको दिखाई दे रहा है क्या, जस्ट विजुलाइज इट, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आगे वाला कॉइन था, इसने पीछे वाले कॉइन को पूरी तरह से कवर कर लिया। क्लियर है। अब आपने क्या किया, पीछे वाले कॉइन को आगे लिया और अब इसको ऐसे चेक किया, क्या अब आपको पीछे वाला कॉइन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। इसका मतलब ये दोनों कॉइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों कॉइन कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मैं यही चीज़ एक दूसरे कॉइन के साथ में करता हूँ जो 2 रुपये का ना होकर के, और ये दूसरा कॉइन कितने का है, 1 रुपये का है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि जो 1 रुपये का कॉइन है ये तो आपने पीछे रखा और 2 रुपये का है वो आगे रखा।
अब आपको 1 रुपये का कॉइन दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2 रुपये का तो दिखाई दे रहा है लेकिन 1 रुपये का नहीं दिख रहा। जस्ट आपने क्या किया, इनको चेंज किया, 1 रुपये वाला आगे रखा और 2 रुपये वाला पीछे रखा। अब आपको 2 रुपये वाले की जो बाउंड्री है वो दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि 1 रुपये वाला जो कॉइन है वो छोटा है और 2 रुपये वाला बड़ा है। क्लियर है? बस यहीं से आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो जाती है। जब आपने दोनों कॉइन 2 रुपये के देखे तो एक दूसरे को वो पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे थे, यानी उनके ऑल पार्ट्स आर इक्वल, ऑल पार्ट्स आर इक्वल। उनके दोनों पार्ट सभी पार्ट कैसे थे? इक्वल थे, लेकिन इन दोनों के सभी पार्ट इक्वल नहीं है। आई होप कि कॉन्ग्रुएंसी की थोड़ी सी इमेज तो आपकी क्लियर हुई होगी, है ना। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट, यानी कोई भी शेप हो अगर उनके सारे के सारे पार्ट समान हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रहे वो करेस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स अगर मान लो मैं 2 रेक्टेंगल की बात करता हूँ, जैसे ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी अब लेंथ उसकी दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर होनी चाहिए और ऐसे ही इसकी विड्थ दूसरे रेक्टेंगल की विड्थ के बराबर होनी चाहिए। इनके जो इंटीरियर एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अब रेक्टेंगल बोला है तो इंटीरियर एंगल तो फिर इक्वल होंगे ही, क्योंकि रेक्टेंगल का तो इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। क्लियर है? ओके, तो आई होप कि सर्वांग समता की जो इमेज है वो आपके माइंड में अब क्लियर हो चुकी होगी कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है ना। अभी हम ट्रायंगल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरल कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो आगे कॉन्ग्रुएंसी को जब हमने देख ही लिया है तो फिर कॉन्ग्रुएंसी कैसे कैसे अलग अलग शेप में वेरी करती है वो चीज़ भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि अगर मान लो 2 सर्कल इक्वल हैं, जैसे अभी हमने कॉइन का एग्जाम्पल लिया, अगर 2 सर्कल इक्वल हैं, इक्वल मीन्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब उनकी रेडियस कैसी होगी? इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो कैसा होगा? इक्वल होगा, तो फिर उनकी रेडियस इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? जब एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अभी मैं करस्पॉन्डिंग पार्ट की बात कर रहा था, चलो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है। देखो, जैसे मेरे ये दोनों हैंड हैं, ठीक है, और ये दोनों हैंड कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने एक हैंड को दूसरे हैंड पर रखा तो ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया, ठीक है, ओवरलैप कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? करस्पॉन्डिंग पार्ट की। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं मेरे थंब की बात करूँ तो इस हैंड का थंब इस हैंड के थंब के ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस थंब की इस 4 फिंगर से कंपेयर करूँ तो ये बराबर नहीं होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होगा कि जो भी मेरे इस हैंड की जो शेप है वो शेप में देखो, जैसे ये थंब है तो वो थंब के साथ में इक्वल होगा, 4 फिंगर है वो 4 फिंगर के साथ में इक्वल होगी, मिडिल फिंगर इसके साथ में इक्वल होगी, यानी ऑल पार्ट्स, ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। यानी जैसे मैंने रेक्टेंगल की अभी बात की थी तो एक रेक्टेंगल की लेंथ दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल होगी, ना कि विड्थ के इक्वल, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? सर्किल की। तो सर्किल, अगर दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं इट मीन्स ये दोनों सर्किल की रेडियस कैसी हो जाएगी? इक्वल। अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? स्टेटमेंट वाले, कि अगर 2 सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, बिल्कुल सही है। अगर 2 सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके डायमीटर इक्वल होंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेडियस का जस्ट डबल क्या हो जाता है? डायमीटर हो जाता है। अगर 2 सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉर्ड इक्वल होंगी, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉर्ड तो छोटी बड़ी हो सकती है, कॉर्ड मीन्स जीवा, ठीक है। तो कॉर्ड छोटी बड़ी हो सकती है, तो कॉर्ड के बेस पर हम उनकी कॉन्ग्रुएंसी को चेक नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है। अब ये तो हमने बात किसकी कर ली? दोनों सर्किल की, ठीक है, 2 सर्किल की। अभी जैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल के बारे में जस्ट अभी मैंने बताया ही था कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल में लेंथ, दोनों की लेंथ और दोनों की विड्थ ये कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों की कैसी होनी चाहिए? इक्वल, यानी इसकी लेंथ के इक्वल होनी चाहिए और विड्थ इसकी विड्थ के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते ही हैं। ऐसे ही अगर मैं तो स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में तो चारों ही साइड इक्वल होती हैं।
तो चारों साइड इक्वल होती हैं, इट मीन्स अगर दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर उनकी साइड भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी तक मैंने जितनी भी शेप के बारे में बात की है, जैसे मैंने कॉइन लिए थे, कितने लिए, 2 लिए थे। जैसे मैंने मेरे ये हैंड के बारे में बात की थी, तो हैंड भी मेरे कितने हैं, 2 हैं। अभी मैंने सर्कल की बात की थी, कितने लिए, 2 लिए। इट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी इज अ फिनोमिना ऑफ कंपैरिजन, यानी दोनों को कंपेयर करना। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी कोई ऐसे प्रॉपर्टी नहीं, मतलब एक प्रॉपर्टी है, एक फिनोमिना हम कह सकते हैं, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कोई ऐसा ऐसे नहीं सोच सकते कि कॉन्ग्रुएंसी कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई शेप हो, ऐसा नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, एक फिनोमिना है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि दोनों दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है ये। अब वो ऑब्जेक्ट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जनरली हम 2 में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की, सर्कल की कर ली, रेक्टेंगल की कर ली, स्क्वायर की कर ली, है ना। उसके बाद में अब जो हमारा मेन चीज़ है ट्रायंगल, उस पर आते हैं। लेकिन उस पर आने से पहले हम एक चीज़ और भी देखना चाहेंगे, और वो क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंसी और एरिया में क्या रिलेशन होता है। कॉन्ग्रुएंसी और एरिया, क्योंकि यहाँ से देखो आपके स्कूल एग्जाम में भी और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी दोनों जगह यहाँ से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी और एरिया में। अब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं वो चीज़ देखें। मैं वो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि क्या होते हैं, देखो। और ये स्टेटमेंट है ना, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा, इवन बच्चों को क्या, कंपटीशन एग्जाम में भी कैंडिडेट्स को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो देखो आप थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि अगर 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मैंने ये 2 स्क्वायर बनाए, ठीक है। अब मैंने ओपन एंडेड बनाया तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी साइड जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है। बट आप जस्ट अज्यूम कि ये दोनों की साइड कैसी है, इक्वल है, क्लियर है। अब अगर इन दोनों की साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जस्ट इमेजिन कि इनका एरिया इक्वल होगा क्या बेटा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड इक्वल है, और साइड इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो अब आप इस स्टेटमेंट को इसका कन्वर्स भी बोल सकते हो कि अगर 2 स्क्वायर का एरिया इक्वल है तो वो दोनों स्क्वायर कैसे हो जाएंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना, स्क्वायर के लिए तो ये स्टेटमेंट सही है। आप दोनों तरफ से, यानी उल्टा सीधा दोनों तरफ से आप कैसे भी बोल सकते हो कि अगर 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर 2 स्क्वायर का एरिया इक्वल है तो दोनों स्क्वायर कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो स्क्वायर के लिए तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। अब मैं बात करता हूं किसकी, सर्किल की। अगर 2 सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स उनका, अगर दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी। और रेडियस इक्वल होती है क्योंकि सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें वेरिएबल क्या है, आर, केवल एक ही वेरिएबल है, तो केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करेगा और वो हमें पता है कि इक्वल है। इट मीन्स इसका एरिया क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। यानी अगर दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसका पेरीमीटर भी इक्वल हो जाएगा, इसका भी पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं मतलब एरिया इक्वल है। अगर मैं इसका कन्वर्स बोलता हूं कि अगर इसका एरिया इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों सर्किल भी कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्लियर है। तो आप चाहो तो इसमें इम्प्लाइज एंड डिसइम्प्लाइज ये वाला साइन भी लगा सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में ये बेटा ये चीज़ें नहीं चलेंगी जो हमने अभी सर्किल और स्क्वायर के लिए देखा था। रेक्टेंगल में ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 रेक्टेंगल हैं जो आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर 2 रेक्टेंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इनका एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल 101% सही है ये बात कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ और विड्थ दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अगर दोनों इक्वल होंगी तो इनका एरिया कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। लेकिन 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 अब लेकिन क्या है, लेकिन बेटा ये है कि इसका कन्वर्स सही नहीं होगा। मतलब हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है।
इसका कन्वर्स जरूरी क्यों नहीं है, इसको हम देखते हैं एक जस्ट एग्जाम्पल से, ठीक है। इसका कन्वर्स सही क्यों नहीं होगा, देखो मैं आपके सामने दो रेक्टेंगल बना रहा हूं और मैंने क्या बोला कि दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तब तो एरिया इक्वल होगा, नो डाउट। लेकिन अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है। तो देखो मैंने दो रेक्टेंगल बनाए, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया और एक मैंने ये रेक्टेंगल बनाया। इसका एरिया मैंने आपको दे दिया 12 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया भी मैंने आपको कितना दे दिया, 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एरिया मैंने आपको बता दिया कि दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल है। और आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ इंटू विड्थ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज विच इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर, एंड यू नो वेरी वेल दैट फैक्टर ऑफ 12 इज 1 2 3 4 6 एंड 12। तो आपके सामने तो बहुत सारे आपके सामने ऐसे पेयर बन सकते हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 12 आ जाए, राइट। अब देखो आपको ये भी मिल सकता है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो, 12 हो, और विड्थ कितनी हो, 1 हो, उसका एरिया 12 आ जाएगा। आपको ये भी मिल सकता है कि रेक्टेंगल की विड्थ तो 2 हो और लेंथ कितनी हो, 6 हो, क्योंकि 12 बन जाए 12 और 6 2 जा 12। ऐसे ही आपको ये भी मिल सकता है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ 3 हो और विड्थ कितनी हो, सॉरी विड्थ 3 हो और लेंथ कितनी हो, 4 हो। अब इनका कन्वर्स कर लो, यानी 12 और 1 कर लो, इसको 6 और 2 कर लो, इसको 4 और 3 कर लो, मतलब आपको 6 पेयर ऐसे मिल चुके हैं। अब 6 पेयर मिल चुके हैं तो मान लो जैसे अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं कि इस रेक्टेंगल में सपोज इसकी लेंथ तो है 6 और विड्थ है 2, सपोज इसकी लेंथ तो है 4 और विड्थ है कितनी, 3। जस्ट इमेजिन कि क्या 2 3 के इक्वल होता है, क्या नहीं होता। क्या 6 4 के इक्वल होता है, क्या नहीं होता। इट मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन एरिया तो इक्वल है क्योंकि इसकी लेंथ 6 है, विड्थ 2 है। इट मीन्स इसका एरिया कितना आ गया, 12 आ गया। इसकी लेंथ 4 है, विड्थ 3 है, इट मीन्स एरिया कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपने देख लिया कि दोनों रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होने के बावजूद भी वो दोनों कैसे नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमने सर्किल के लिए पढ़े थे, स्क्वायर के लिए पढ़े थे, वो रेक्टेंगल के लिए सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ हो सकता है कि इसकी लेंथ और विड्थ भी 6 और 2 है, इसकी भी 6 और 2 है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। और मैथमेटिक्स में तो हम उसे सही मानते हैं जो हमेशा और हमेशा सही होता है, क्लियर है। तो इसलिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। अगर आप ये बोलते हो कि दो रेक्टेंगल हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं उनका एरिया इक्वल होगा, वेरी ट्रू। बट दो रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नॉट ऑलवेज ट्रू। कभी कभी ट्रू हो सकता है लेकिन हमेशा सही नहीं होगा, क्लियर है, ओके। तो ये तो हमने जनरल सी बात की। अब जैसे देखो पैरेललोग्राम की बात करोगे आप, समांतर चतुर्भुज की, तो जो हमने रेक्टेंगल के लिए देखा वही पैरेललोग्राम में हो जाएगा। रोम्बस की बात करोगे तो जो स्क्वायर के लिए देखा वही किस में हो जाएगा, रोम्बस में हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों में फर्क क्या होता है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क किसका होता है, ओनली इंटीरियर एंगल का। ऐसे ही रोम्बस और स्क्वायर में भी किसका फर्क होता है, इंटीरियर एंगल का, क्लियर है। तो ये एरिया के बेस पर आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में देखा। अब आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ट्रायंगल। और इसमें हमें इन शेप की कॉन्ग्रुएंसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आपसे 1-2 क्वेश्चन 1-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, ये जो स्टेटमेंट टाइप के। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से पहले आपको एक टर्म से बहुत अच्छे से वाकिफ होना है, और वो टर्म क्या है, CPCT। CPCT को मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो CPCT का मतलब क्या होता है, CPCT की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इट मीन्स
सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब मैंने तो हर शेप के लिए बोला है कि हर शेप में संगत भाग यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो हर शेप में होते हैं, इट मीन्स ट्रायंगल में भी होंगे। तो यहाँ पर CPCT जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। कई बार तो आपसे कंपटीशन में भी और आपकी क्लास में भी कई बार तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि CPCT की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो CPCT का मतलब क्या होगा कि अगर देखो इसका यूज क्या है वो चीज़ भी आप देख लो। अगर मैंने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, इट मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी दो ट्रायंगल हैं जिनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो फिर वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब इसको कन्वर्सली भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है CPCT, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, इट मीन्स जैसे मान लो इसको मैं नाम दे दूं ABC और इसको नाम दे दूं PQR। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब होगा कि अगर मैं लिख रहा हूं, चलो मैं इसकी फुल फॉर्म मिटा देता हूं। देखो अगर मैं लिख रहा हूं कि ट्रायंगल ABC और PQR ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो मैंने जस्ट अभी क्या बोला कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या होगा कि AB PQ के इक्वल होगी। बेटा इसमें सीक्वेंस का जरूर विशेष ध्यान रखना, जो सीक्वेंस आप फर्स्ट ट्रायंगल का ले रहे हो वही आपको सेकंड का लेना है कॉन्ग्रुएंसी में। अगर आप देखो जस्ट अभी देखो, अगर मान लो AB PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है और AC PR के इक्वल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा कि AB साइड किसके इक्वल है, PQ के, BC किसके इक्वल है, QR के और AC किसके इक्वल है, PR के। इट मीन्स आप लिख सकते हो कि ABC और PQR ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सीक्वेंस की बात मैं कर रहा था। सीक्वेंस का मतलब क्या है, जैसे देखो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर जो आप सिंबल लिख रहे हो इनके और इनके जो सिंबल लिख रहे हो वो सिंबल में भी इसका यही सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि AB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, PQ। तो देखो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, PQ। BC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, QR। तो देखो BC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, QR आ रहा है। AC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, PR। तो देखो AC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, PR आ रहा है। तो ये बात तो सही हो गई, लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में अगर आप लिखते हो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR, दिस इज नॉट ट्रू। ये नॉट कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, नॉट कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्योंकि देखो इसमें AB के इक्वल AB के करस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड आ रही है, QP आ रही है, जबकि AB के इक्वल QP। चलो ये तो हो गई, AB के इक्वल QP हो गई। BC के इक्वल कौन सी हो गई, देखो BC के इक्वल कौन सी होनी चाहिए थी, QR होनी चाहिए थी, लेकिन BC के इक्वल यहाँ पर कौन सी है, PR है। तो इसलिए ये सही नहीं हुआ, है ना। ऐसे ही AC के इक्वल कौन सी आनी चाहिए थी, PR आनी चाहिए थी, जबकि AC के इक्वल यहाँ पर कौन सी आ रही है, QR आ रही है। तो दो साइड चेंज हो गई, इसलिए ये नॉट ट्रू है, जबकि ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बेसिक सी बात की थी। उसके बाद में बेटा आज की क्लास को तो खैर हम यहीं एंड कर रहे हैं, बाकी अगली क्लास में हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में और विस्तार से और डिटेल्स में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के जो लॉ होते हैं उनको भी देखेंगे और उनका प्रूफ भी थोड़ा सा देख लेंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं। बाकी उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, बट देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक लॉ कौन से होते हैं, फिर उनसे डिराइव किए हुए लॉ कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ले लूँगा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो हमने कल की क्लास की थी उससे और आज से दोनों को मिला के मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको स्टेटमेंट वाले वो क्वेश्चन दिए थे, तो आपको बताना है कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का आपको एरिया इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, एरिया इक्वल दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं, कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ये आपको बताना है, ठीक है। पैरेललोग्राम है, उसका एरिया इक्वल दिया हुआ है और वो दोनों अगर एरिया इक्वल है तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स।